आपातकाल यानी इमरजेंसी, इस शब्द को पिछले एक दशक में बहुत सुना गया, इसे बहुत बार दोहराया भी गया। अगर किसी घोटालेबाज के ऊपर कार्रवाई हुई तो उसे भी आपातकाल से जोड़ दिया गया। संसद ने या न्यायपालिका ने कोई निर्णय लिया तो उसमें भी आपातकालीन व्यवस्था देखी गई। लेकिन आपातकाल क्या है, आपातकाल क्या था? जो लोग आज 60-70 वर्ष के हो चुके हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि आपातकाल क्या था जो 1975 में लगाया गया था। इस आपातकाल के दौरान भारत में अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई थी। जनसामान्य के ऊपर होने वाले अत्याचार वो ऐसे अत्याचार थे जिनकी तुलना हिटलर, स्टालिन या मुसोलिनी के अत्याचारों से की जा सकती है। आपातकाल की कहानियों को जानने के लिए आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहें। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. काला दिन। पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। कांग्रेस के बड़े से बड़े और छुटभइये नेता हों या देश के वामपंथी लिबरल और सेक्युलर गिरोह, 2014 के बाद जब तब देश में हिटलर शाही होने के बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन वो धूर्तता के साथ भूलने का नाटक करते हैं कि भारत के इतिहास में हिटलर जैसे अत्याचार और व्यवहार करने वाला अध्याय पहली और आखिरी बार 25 जून 1975 को लिखा गया था। और जर्मनी के हिटलर की तरह भारत के लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने वाली थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 25 जून 1975 दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। मैदान और उसके आसपास जन सैलाब उमड़ा हुआ था। लाखों लोगों की इस महारैली को संबोधित करते हुए मंच से लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता की पंक्तियां पढ़ी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसके बाद महारैली में जुटी पूरी भीड़ ने आक्रोश के साथ इस पंक्ति को नारा बना दिया। इस महारैली में मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर जैसे नेताओं ने संबोधित करते हुए इंदिरा गांधी से कुर्सी छोड़ने को कहा और जनता को लोकतंत्र पर होने वाले संभावित आघात से सचेत किया। क्योंकि 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली मामले में दोषी करार देते हुए इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया और 6 साल के लिए किसी भी संवैधानिक पद के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी ने त्याग पत्र देने से मना कर दिया था। विपक्षी नेताओं ने इसी के विरोध में रामलीला मैदान में महारैली की थी। इस विशाल रैली की गूंज प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंची। रात 9 बजे रैली समाप्त हुई और ठीक उसी समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बंगले पर सत्ता में बने रहने के षड्यंत्र को अंतिम रूप देने की तैयारी शुरू हो गई। यहीं से इंदिरा गांधी ने हिटलर के रास्ते पर चलने की तैयारी शुरू की, क्योंकि जो फैसले काली रात में लिए जा रहे थे वो नाजी हिटलर के फैसलों से पूरी तरह प्रभावित थे, जिसमें राजनीतिक विरोधियों से लेकर आपातकाल का विरोध करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवियों तक को जेल में डालने का षड्यंत्र रचा गया। हिटलर की तरह प्रेस की स्वतंत्रता खत्म कर सिर्फ इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया की तर्ज पर चाटुकार पत्रकारों की मंडली तैयार की गई। देश की जेलों को हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप यानी यातना शिविर में बदलने की रूपरेखा बनाई गई, जो आने वाले दिनों में यातना देने के मामले में हिटलर को भी पीछे छोड़ने वाले थे। इसीलिए उस रात जब सारा देश सो रहा था, तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आवास पर रब जगह चल रहा था। इंदिरा गांधी के साथ संजय गांधी, बंसीलाल, R.K. धवन जैसे उनके वफादार 28 साल के लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रारूप तैयार कर रहे थे। देर रात को इंदिरा गांधी अपने इन वफादारों की टोली लेकर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद अली के पास पहुंची। उन्होंने बिना किसी ना नुकुर के आपातकाल लगाने के प्रारूप पर हस्ताक्षर कर दिए और कांग्रेस की कलंक गाथा के साझेदार बन गए। 26 जून 1975 को आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा,
राष्ट्रपति ने संविधान की धारा 352 के अंतर्गत आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी है, किंतु जनता को इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इंदिरा गांधी जिस जनता को आपातकाल से भयभीत न होने का आश्वासन दे रही थी, वो जनता तो आपातकाल के ऐलान मात्र से आतंकित हो चुकी थी। देश में भय और भ्रम का वातावरण बन रहा था। 26 जून को जब लोग सोकर उठे और घरों के बाहर निकले तो भौंचक रह गए। जगह जगह पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान गश्त दे रहे थे। पुलिस की गाड़ियां इधर उधर दौड़ रही थीं। पुलिस अधिकारियों की जीपें सड़कों पर फर्राटे भर रही थीं। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। कोई कह रहा था मार्शल लॉ लगा दिया गया है, तो कोई कह रहा था कि रूस के सैनिक अधिकारी यहाँ आ गए हैं और सारा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। तरह तरह की अफवाहों ने वातावरण को और भयावह बना दिया, लेकिन असली भयावहता तो शुरू होने वाली थी। धड़ाधड़ गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। पुलिस ने विपक्षी दलों के नेताओं से लेकर लोगों के घरों, कार्यालयों, छात्रावासों, विद्यालयों में पहुंचकर अंधाधुंध गिरफ्तारियां शुरू कर दी। जिसको पकड़ा गया उसे ये भी नहीं बताया गया कि तुम्हें क्यों पकड़ा जा रहा है। केवल दिल्ली विश्वविद्यालय में एक दिन में यानी 26 जून को 186 छात्र नेताओं और प्राध्यापकों को बंदी बना लिया गया। दिल्ली की तरह पूरे देश के शहरों में यही हाल था। देश भर में लाखों लोग जेलों में ठूंस दिए गए। ये इंदिरा गांधी की हिटलर शाही की बस शुरुआत थी, क्योंकि आपातकाल का बड़ा आघात लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया पर होने वाला था। यहाँ भी नाजियों की तरह प्रेस पर सेंसरशिप का इस्तेमाल किया गया। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। संजय गांधी के आदेश पर 25 और 26 जून की रात को ही अखबार के कार्यालयों की पावर सप्लाई रोक दी गई। कड़ी सेंसरशिप की वजह से कई समाचार पत्रों का प्रकाशन बंद हो गया। पत्रकारों के लिए कांग्रेस सरकार ने कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया और अखबारों के बोर्ड में सरकारी अधिकारी बिठा दिए गए जो हर खबर, कार्टून और चित्र को देखते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि कोई भी समाचार सरकार की नीतियों का विरोध करने वाली न हो। जैसे नाजी जर्मनी में हिटलर के विरोध में बोलने वाले पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता था, ठीक उसी तरह आपातकाल में इंदिरा सरकार ने भारतीय प्रेस को अपनी तानाशाही दिखाई और कई पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया। आपातकाल के विरोध में जेल जाने वाले पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी पुस्तक एक जिंदगी काफी नहीं में लिखते हैं, प्रेस के मुंह पर ताला लगा दिया गया था। किसी तरह के सकारात्मक विरोध या न्यूनतम प्रजातांत्रिक मर्यादाओं के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। सब कुछ मनमाने और तानाशाही तरीके से किया जाने लगा। आपातकाल के दौरान 3801 समाचार पत्रों को जब्त किया गया। 327 पत्रकारों को मीसा कानून के अंतर्गत जेल में बंद कर दिया गया। 290 समाचार पत्रों में सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए। ब्रिटेन के द टाइम्स और गार्डियन जैसे समाचार पत्रों के 7 संवाददाताओं को भारत से निकाल दिया गया। यहूदियों पर हिटलर के अत्याचार की कहानियां तो पूरी दुनिया के लोगों ने सुन रखी हैं। स्टालिन ने जो अत्याचार किए रूस में जनसामान्य के ऊपर, उसे बहुत दूसरे तरीके से महिमा मंडित किया गया या ढका गया। लेकिन भारत में एक सत्ता के मुखिया के द्वारा जनसामान्य के ऊपर जो अत्याचार किए गए आपातकाल के नाम पर, उसकी कहानियों से अधिकांश भारतीय परिचित नहीं हैं। उन कहानियों को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उस समय जो अत्याचार किए गए थे जनसामान्य के ऊपर, वे कहीं से भी हिटलर, मुसोलिनी या स्टालिन के द्वारा किए गए अत्याचारों से कम नहीं थे। और आश्चर्य की बात यह है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और जो वामपंथी थे, उस समय सरकार के मुखबिर बने हुए थे। प्रेस पर प्रहार तो किया ही गया, लेकिन जिन्हें गिरफ्तार किया गया उन पर किए गए अत्याचारों को जानकर आप सन्न रह जाएंगे। इन्हें जानकर आपको हिटलर के यातना शिविर की क्रूरता भी कम लगने लगेगी। तत्कालीन मजदूर नेता जॉर्ज फर्नांडिस को जब पुलिस नहीं पकड़ पाई, तब उनके भाई लॉरेंस को गिरफ्तार कर लिया गया। जॉर्ज फर्नांडिस की जानकारी निकालने के लिए उन्हें यातना शिविर में भेजा गया। जैसे ही वो उसके कमरे में गए, एक जोरदार तमाचे ने उनका स्वागत किया। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो बेहोश हो गए। जब होश में आए तो उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। 10-12 पुलिस वालों ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। लॉरेंस कोई अपराधी नहीं थे, फिर भी उनके साथ ये व्यवहार किया जा रहा था। वे चीखते रहे, कराहते रहे, लेकिन पुलिस को उन पर दया नहीं आई। फर्श पर उन्हें बूटों से ठोकरें मारी गईं। इतना मारा गया कि वो फिर बेहोश हो गए। रात को होश आया तो उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि इसके मुंह में पेशाब कर दो। आपातकाल में लॉरेंस की तरह ही
सैकड़ों सत्याग्रहियों को देश भर में जेल में तरह तरह की यातनाएं दी गईं। छोटे बड़े, महिला पुरुष, किसी भी बात का ध्यान नहीं रखा गया। दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर मैंगलोर में 18 अगस्त 1975 को नरसम्मा नाम की महिला को सत्याग्रह करने पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय वह गर्भवती थी। जब उनकी डिलीवरी का समय आया तो जेल से उन्हें अस्पताल लाया गया। उनकी टांगों को चारपाई से बांध दिया गया और उसी अवस्था में उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पुस्तक आपातकाल में गुजरात में वहाँ पर हुए जन सामान्य पर अत्याचारों की चर्चा की है। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि भरूच में एक स्वयंसेवक था जो कि जेल में बंद था उन दिनों। उसे उसकी बहन के बीमार होने का समाचार मिला। उसने बहुत आवेदन किए, बहुत मनुहार किया कि उसे छोड़ दिया जाए ताकि उसकी बहन को वो देखने जा सके, लेकिन उसके सारे आवेदन खारिज किए गए और अंततः एक दिन उसे ये समाचार प्राप्त हुआ कि उसकी बहन स्वर्गवासी हो गई। इस घटना से गुजरात में एक बड़ा समाज उद्वेलित हो उठा था। इंदिरा गांधी की कार्यशैली बिल्कुल हिटलर जैसी थी, जिसमें वो ये आश्वस्त करती थीं कि उनके जो विरोधी हैं उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए और उनके सत्ता में बने रहने के जो भी रास्ते हैं उसे पूरी तरह से प्रशस्त रखा जाए। आपातकाल की कई ऐसी घटनाएं हैं जिनमें सत्याग्रहियों को ऐसी अमानवीय यातनाएं दी गई कि उसके आगे मुगल काल के क्रूर शासकों के ढाए अत्याचार भी कम पड़ जाते हैं। सत्याग्रहियों पर पुलिस ने आपातकाल के दौरान अत्याचार के जो तरीके अपनाए, उनका उल्लेख इंडियंस फॉर डेमोक्रेसी नाम की विदेशों में रहने वाले भारतीयों की संस्था ने संयुक्त राष्ट्र में दी गई रिपोर्ट में किया है। इसमें बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए लोगों पर लगातार गंदी गालियों की बौछार की जाती थी। कई लोगों को पूरी तरह नग्न करके यातनाएं दी गईं। कई दिनों तक सोने नहीं दिया जाता था। बंदियों के शरीर को सिगरेट या मोमबत्ती से दागा जाता था। हवा में घंटों लटका कर रखा जाता था। गुप्तांग में डंडा डालने जैसे घृणित कृत्य भी किए जाते थे। कई जगह आंखों में गुप्तांग में पिसी लाल मिर्च डालना या पेट्रोल से भीगी हुई पट्टी रखने के मामले भी शामिल हैं। बंदियों को प्रताड़ित करने के लिए उनके नाखून उखाड़ दिए जाते थे। बिजली के झटके दिए जाते थे। थाने में उल्टा लटका कर पिटाई करना तो आम बात हो गई थी। नग्न लिटाकर बूट पहनकर शरीर पर कूदा जाता था। बाल खींचना, दीवार से सिर टकराना यातनाओं का एक हिस्सा भर थे। तलुओं पर बेंत मारना, असुविधाजनक स्थिति में घंटों तक खड़ा रखना, कड़ाके की सर्दी में रात को खुले में नंगा रखकर बार बार ठंडा पानी डालना। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये यातनाएं देश भर में लगभग 10,000 लोगों को दी गईं। इतना ही नहीं, जैसे नाजी जर्मनी में हिटलर ने 25 सूत्री कार्यक्रम दिए, इंदिरा गांधी 20 सूत्री कार्यक्रम लेकर आईं। हिटलर से 2 कदम आगे जाकर इंदिरा गांधी ने वंशवाद की राजनीति भी की। राजनीतिक असुरक्षा और पुत्र मोह की शिकार इंदिरा ने चुनाव से बचने के लिए तानाशाही तरीके से लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया। संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी। 60 लाख लोगों की जबरन नसबंदी, झुग्गियों पर बुलडोजर चलवा दिए। आर्थिक आपातकाल का डर दिखाकर हजारों गरीब मजदूरों को जेल में ठूंस दिया गया। जनता से लेकर सरकारी महकमों में काम कर रहे लोगों के अधिकारों का दमन किया गया। आपातकाल के आतंक ने न्याय प्रणाली तक को नहीं छोड़ा था। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ के पोते और बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील और लेखक अभिनव चंद्रचूड़ ने अपनी पुस्तक में लिखा है, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कई वकील सिर्फ इसलिए जज बनने का प्रस्ताव अस्वीकार कर देते थे क्योंकि सरकार न्यायाधीशों को धमका रही थी और उनकी स्वतंत्रता कम कर रही थी। इसके अलावा सरकार जजों को अपने मन मुताबिक स्थानांतरित भी करती रहती थी। इसी वजह से भी कई वकील उच्च न्यायालय का जज बनने का ऑफर छोड़ देते थे। 21 महीने चले आपातकाल में इंदिरा गांधी ने हिटलर शाही को भी मात दे दी थी। कांग्रेस ने अपनी ऐसी कलंक गाथा लिखी जिसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। आज भी जब इंदिरा सरकार की तुलना हिटलर के नाजी जर्मनी से की जाती है तो कई लोग दलील देते हैं कि हिटलर से तुलना बेमानी है क्योंकि हिटलर ने तो आत्महत्या कर ली थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने चुनावों की घोषणा की और लोकतंत्र पर भरोसा जताया। लेकिन इसी दलील से 21 महीने में नाजी हिटलर जैसी तानाशाही को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अब ये भी जान लीजिए कि इंदिरा ने चुनावों की घोषणा क्यों की। दरअसल आपातकाल विरोधी कार्यक्रमों, जेलों में बंद लाखों लोगों के परिवारों के क्रोध, सरकार के विरुद्ध जनता में बढ़ रहे आक्रोश और कुछ कांग्रेसियों के मन में अंदर ही अंदर आंदोलनकारियों के लिए मौन सहानुभूति ने इंदिरा सरकार को आपातकाल हटाने पर विवश कर दिया, क्योंकि इंदिरा जानती थी
कि उन्हें राजनीति में बने रहना है तो भारत की जनता के आक्रोश को कम करना होगा, क्योंकि आपातकाल से 28 साल पहले ही लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता हुई। भारत की जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती थी। इसलिए सरकार ने लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा की, लेकिन ये चुनाव भी इंदिरा गांधी ने आपातकाल के काले साए नहीं करवाए। शायद उन्हें भरोसा था कि इमरजेंसी के माहौल में डरी हुई जनता कम ही वोट करेगी, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। जनता भारी संख्या में वोट देने निकली। कांग्रेस को आपातकाल का दंड भुगतना पड़ा और वो हार गई। सभी विरोधी दलों ने मिलकर नया दल बनाया जिसका नाम था जनता पार्टी। नई सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। आपातकाल हटाने की घोषणा हुई। जेल में बंद सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता वापस लौट आई और 21 महीने का ये काल भारत के इतिहास का काला अध्याय बनकर रह गया। एक ऐसा अध्याय जो कांग्रेस पर कलंक के साथ साथ इंदिरा गांधी की हिटलर जैसी तानाशाही के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया और 21 मार्च 1977 को इसे समाप्त कर दिया गया, यानी लगभग 2 वर्षों के कालखंड तक ही आपातकाल चला। अगर आप ध्यान से देखें तो कांग्रेसी शासन पद्धति जो है, जो उसकी वृत्ति है, जो उसकी विचारधारा है, वह तानाशाहों वाली है। वह उसकी मानसिकता जो है वही है जो कि एक हिटलर, मुसोलिनी या स्टालिन जैसे अधिनायकों की होती है। इसलिए उस मानसिकता को समझना बहुत आवश्यक है और उसको समझने के लिए आपातकाल से जुड़ी जो भयावह कहानियां हैं उसे आपके समक्ष लाना भी अत्यंत ही आवश्यक है।